आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आलमी सियासत के रास्ते इस वक्त ऐसे चौराहे पर पहुंच चुके हैं जहां हर सम्त से मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती हैं। कहीं मुज़ाकिरात की शमा रोशन रखने की कोशिशें होती हैं तो कहीं सख्त मौक़िफ़ नई रुकावटें खड़ी करता दिखाई देता है। अहम समंदरी गुजरगाह के गिर्द सरगर्मियाँ तेज़ हैं, बयानात का सिलसिला जारी है और ताकतवर ममालिक अपने अपने मुफादात के गिर्द दायरे खींच रहे हैं। किसी जानिब ताउन की बात होती है तो किसी जानिब दबाव बढ़ाने के इशारे दिए जा रहे होते हैं। पाकिस्तान का किरदार भी इस पूरी सूरत हाल में तवज्जो हासिल कर रहा है, जबकि खित्ते के कई ममालिक राब्ता और मुशावरत के नए दर खोलते नजर आते हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर जमी हैं कि आने वाले दिन मुफाहमत की खबर लाएंगे या इख्तलाफात का सफर मजीद तवील होता नजर आएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क की मईशत इस वक्त एक ऐसे दरिया की मानिंद है जिसके किनारे उम्मीद और आजमाइश के दोनों के साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ नए माली साल का बजट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो दूसरी जानिब अवाम अपनी जेबों के हिसाब किताब में मसरूफ नजर आते हैं। हुकूमत आमदन बढ़ाने और अखराजात संभालने की बात कर रही है, जबकि मुलाजमीन और पेंशनर्स ज्यादा रिलीफ के मुंतजिर हैं। कहीं टैक्स नेट वसी करने की गुफ्तगू है तो कहीं नए बोझ के खदशात जेर बहस हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर तनख्वाहों और पेंशन तक हर मामला तवज्जो का मरकज बन चुका है। उधर साबिक मौशी माहिरीन इस्लाहात की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, जबकि हुकूमत मौशी इस्तेहकाम की नई राहों का जिक्र करती नजर आती है। आखिर आने वाला बजट अवाम के लिए कितनी आसानी और कितनी आजमाइश लेकर सामने आएगा? हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें हमारा साथ देंगे शकील करार साहब, आतिफ भट्ट साहब, डॉक्टर बशारत। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सारा बानो। सबसे पहले इस प्रोग्राम का आगाज़ शकील करार साहब मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने कल एक ऐसा कदम उठाया जिस पर जितने भी चैनल से सर एक ब्रेकिंग जो है वो हमारे सामने आई, जिसमें था कि अमेरिका की जानिब से आपना हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है वो ख़त्म करने का एक ऐलान जो है वो हमारे सामने आया। और उसके बाद ऐसा लगा जैसे जो मुज़ाकिरात की बातें काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं, जो जंगबंदी थी वो मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाएगी। फिर सर आज जो है वो बयानात जो आपने देखे हैं उन पर भी नज़र दौड़ाइएगा और ये भी बताइएगा कि ट्रंप संजीदा कब होंगे। शुक्रिया आकाशा। पहले तो मैं ख्याल बात करूं मैं हैरान हूं कि उस सदर का मेडिकल जो आया है उसकी रिपोर्ट सामने जो आई है वो कहा जा रहा है वाइट हाउस के मुताबिक कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत है ज़हनी जिस्मानी वो बिल्कुल ठीक है। उनका दिमाग भी ठीक काम कर रहा है, उनके लंग्स भी ठीक काम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक काम कर रहा है। तो ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही है कि मेडिकल रिपोर्ट में यकीनन कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अमली तौर पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो अनगाइडेड मिसाइल है, कहीं पर भी फायर हो सकते हैं और किसी को जाकर लग सकते हैं। अब तक मुज़ाकरात में ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह जो नज़र आ रही है ये डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं, जिनके हर घंटे के बयान ने अगर वो सिर्फ अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रख लेते और बयानबाजी को महदूद कर लेते तो शायद अब तक हालात मुख्तलिफ होते और ईरान इस वादे पर अब तक शायद वो दस्तखत कर चुका होता। मोर देन 50% ये तस्वर किया जा रहा है कि जो ख़राबी पैदा हो रही है और दोनों जानिब हल्की फुल्की झड़पों हो रही हैं, फ़लस्तीन पर उस तरह हमले हो रहे हैं, लबनान पर उस तरह हमले हो रहे हैं, तो जंगबंदी की नोयत क्या है? क्या जंगबंदी सिर्फ ईरान के हवाले से है कि ईरान कुछ नहीं जवाब देगा, या बाकियों को खुली छूट है कि अमेरिका उसके इत्तेहादी जो कर सकते हैं कर ले? देखिए, ऐसा नहीं है। आज जो इजलास की खबरें सामने आ रही हैं, जो अमेरिका में इजलास हुआ और उसमें जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो कोई नतीजा नहीं निकल सका। वो क्या वजह थी? अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ हैं जिस पर उनकी अपनी जमात और बाकी जो उनके साथी हैं वो उस पर इत्तफाक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो ईरान को खुश नहीं करना चाह रहे, वो दुनिया खुश नहीं करना चाह रहे, वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल को खुश करना चाह रहे हैं। जहाँ इसराइल का एतराज़ होगा तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर मजबूर हो जाएंगे कि इसराइल को खुश करना ही करना है। जबकि ईरान, अब दो बातें सामने आ रही ना, एक तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम आपना हार्मोज खोलने जा रहे हैं और अपने तमाम अमले को कहा कि फौरी वापस आ जाए। देखिए, ये अमल अगर ऐसा हुआ भी है, अगर उन्होंने ऐसा कोई हुक्म जारी किया है तो उस पर अमल दरामद होने में भी चंद रोज़ लग सकते हैं। लेकिन साथ ही फिर एक शर्त रख, देखें ना, मुज़ाकरात और कई ऐलान आप कर भी रहे हैं, साथ ही आपने ये कह दिया कि ईरान फौरी तौर पर वहाँ से टैक्स वसूली का निज़ाम जो है वो ख़त्म करे। मतलब एक अच्छा कदम अगर आप उठा भी रहे, ऐलान भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप उसको धमकी दे रहे हैं फिर से कि फौरी तौर पर टैक्स वसूली का ख़त्म करें वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह ये मुज़ाकरात कभी भी अपनी नेच पर नहीं पहुँचेंगे
और ये इसी तरह ही माहौल गर्म रहेगा। पहली बात। दूसरी बात है, मैंने पहले कहा ना कि जंग बंदी हमें नज़र नहीं आ रही है। फ़लस्तीन पर आप देख ले कि उस जंग बंदी जो एलानिया हुई है उसके बाद से अब तक कितने हमले इसराइल फ़लस्तीन में कर चुका है, गज़ा में कर चुका है और लिबनान में कर चुका है। कितने अफराद उसमें शहीद हुए हैं, कितने बच्चे, कितने ख़वातीन शहीद हुए हैं, और हमास के सरबराह 2 रोज़ पहले शहीद हुए हैं। तो ये इस तरह फिर ये जो जंगबंदी है आर्जी, ये ज़्यादा नहीं चलेगी। ईरान भी तो उसी तरह कह रहा है ना कि हम बार बार कह रहे हैं ईरान कि हम अपना भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि हमने अपने तमाम जो हमारे पास ख़जाना है, इसका ज़ख़ीरा है असले का, मिसाइलों का, वो मौजूद है, जिस तक आज तक इसराइल और अमेरिका नहीं पहुंच पाए कि वो ख़जाना उसने कहाँ छुपा के रखा हुआ है। ईरान को कहा जा रहा है कि ईरान को तबाह कर दिया हमने माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर और दफ़ाई तौर पर। ऐसी सूरत नहीं है। खाली अगर इतना आसान होता तो अब तक के ईरान वाकई तबाह हो चुका होता। ईरान में अभी भी दमखम बाकी है और वो इनसे लड़ तो नहीं सकता, लेकिन जवाब दे सकता है, और जवाब उसने दिया भरपूर तरीके से इसराइल को। अगर ये जंग चंद और रहती तो फिर मेरा ख्याल है कि इसराइल का नक्शा चेंज हो चुका होता। लेकिन अब जो उन्होंने एक नया इसमें एक और शिक छोड़ दी हुई है चंद रोज़ पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो जो था इससे कबल जो मायदा हुआ था यूएई के साथ इसराइल का, उसको भी शामिल किया जाए। तो उससे नामुमकिनात है ये बात कि पाकिस्तान उसके ऊपर साइन कर दे, पाकिस्तान को तस्लीम कर ले। कैसे कर लेगा? कैसे कर लेगा? चले सर, आपका इस पे पॉइंट आ चुका है। डॉक्टर बशारत, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, पाकिस्तान अमेरिका का बेहतरीन दोस्त और फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने ईरान जंग रुकवाने में एक अहम किरदार अदा किया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा जो हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया है, हम तो आज भी किरदार अदा करने को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकिरात जो हो जाएं। लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब भी पाकिस्तान की तारीफें करते नहीं थकते हैं, दूसरी जानिब हमारी भी एफर्ट जो हैं वो पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है। लेकिन साथ साथ सर, इस तरह के जो बयानात सामने जब आते हैं तो डेफिनेटली दोनों तरफ से जब सख्त बयानात आते हैं तो ये मुज़ाकिरात होंगे कैसे? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुज़ाकरात का ईरान के जो एक रहनुमा है उन्होंने ये कहा है कि किसी किस्म की न्यूक्लियर इशू पर बात नहीं हुई, ना कोई फ़ैसला हुआ है। जबकि अमेरिका की तरफ से तासुर ये दिया जा रहा है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके ऊपर कोई मुआहदा हो गया है कि उसको किस तरीके से वहाँ से हटाया जाएगा या उसको ज़ाय कर दिया जाएगा, जिसमें IAEA भी शामिल होगा, रूस भी शामिल होगा। लेकिन इस तरह की किसी भी खबर की तरदीद की गई है ईरान की तरफ से, जो उनका आज बयान आया है। अब ये अमेरिका के बयान के वो अपना हॉर्मोज़ की जो नाकाबंदी है ख़त्म कर रहा है, इसके ऊपर भी कोई ठोस जो है, जब तक कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं आता कोई उनका, अभी तो सिर्फ एक ये कल जो उनकी मीटिंग हुई है उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ और अपनी जो है अपने वाइट हाउस में कमरा उन्होंने बनाया हुआ है कि उसके अंदर जो वॉर रूम है उसमें जाकर मैं एक स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग बहस करेंगे और गौर ख़ौस करेंगे, और 2 घंटे उन्होंने गौर करके उसके बाद ये ऐलान किया है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उनको फेस सेविंग चाहिए और ईरान उनको वो फेस सेविंग नहीं दे रहा, और जिससे कि वो बहुत परेशान हैं। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन 3 गुना बढ़ चुकी है, वहाँ पर गैस प्राइसेस, जिसे पेट्रोल को वहाँ पर गैस कहा जाता है, गैस प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं, जिससे उनकी आवाम सख्त परेशान है। उनके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं जिसके अंदर हार यकीनी है इनकी पार्टी की, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है। तो इससे उनको सख्त परेशानी है, वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं चाहते कि जिसमें अरबों डॉलर्स जिस जंग में लग गया है उसको एब्रप्टली ख़त्म करके और वापस आ जाएं। इससे उनकी बहुत सुबकी होगी और उनकी आवाम, उनकी कांग्रेस, उनके और इदारे जो है इनसे सवाल करेंगे कि आपको इस जंग से हासिल क्या हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इसराइल के नेतन्याहू ने इनको ये बताया था कि चंद दिन के अंदर अंदर इस बमबारी के हम शुरू में ही ईरान की बड़ी क़यादत जो है उसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम सख्त बमबारी करेंगे और चंद के दिन के अंदर अंदर वहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगी। हमने असला पहुँचाया हुआ है, हमने लोग ख़रीदे हुए हैं जो कि इस रजीम के मुखालिफ हैं, वो जो है टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये भी धोखा दिया गया इसराइल की तरफ से। इसराइल को मालूम था कि इतना आसान नहीं होगा रजीम चेंज करना। इसराइल ने बहरहाल अपना मकसद जो है वो किसी हद तक हासिल कर लिया है। उसका मकसद था जो कि उसके जनरल्स कई इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं, दुनिया के सामने रख चुके हैं कि हमारा मकसद एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान है, और जिसके ऊपर हमने अपने 80% अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जिसमें कि हमने उनके फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी
आर्मी को, उनकी नेवी को, उनकी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया है और उनकी जो सलाहियत है, जो डिफेंस की सलाहियत है, जिसमें उनके ड्रोन्स हैं, उनके मिसाइल्स हैं, उसको भी 60% तक जो है वो तबाह कर दिया है। और उनके सिविल एसेट्स को भी, इसमें पुल हैं और कारखाने हैं, उनके साइंसदान हैं, उनके एटमी साइंसदान हैं, उनकी रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, उनको तबाह कर दिया है। तो इसराइल ये कहता है कि हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है। हाँ, अमेरिका का ये ख्याल था कि जिस तरीके से वेनेज़ुएला पर एक हमले के अंदर उसने कब्ज़ा किया और वेनेज़ुएला जो है उसमें तेल के ज़ख़ायर सऊदी अरब से ज़्यादा हैं, एक दिन के अंदर वो उसके ऊपर काबिज़ हो गए और उसका तेल जो है वो उनकी मर्ज़ी से मूव करता है। इसी तरीके से इनका ख्याल था कि ईरान के तेल का ज़ख़ायर भी हमारे हाथ आ जाएंगे। तो उनको इसमें सख्त नाकामी हुई है। अभी तक ईरान जो है वो उसने बड़ी रेजिलियंस शो की है और उसने अपने आप को डिफेंड किया है। और एक और बहुत ख़तरनाक चीज़ सामने आई है जो इससे पहले ना अमेरिका ने सोची थी, ना ईरान को उस चीज़ का इतना पता था कि आबनाए हॉर्मुज़ जो है वो कितना बड़ा हथियार है जिसके ज़रिए पूरे दुनिया की इकॉनमी को जो है वो जो है उसमें रिसेशन लाई जा सकती है, उसमें तबाही लाई जा सकती है। उसके साथ ही ओमान और ईरान अगर मिल जाएं और वहाँ पर एक टॉल नाफिज कर दें तो उससे जो है तेल की कीमतें भी दुनिया में बढ़ जाएंगी और भी काफ़ी नुकसानात होंगे। तो अब अमेरिका के सदर का परसों एक और बड़ा ख़तरनाक बयान आया था कि ओमान को जो धमकी दी, ओमान को जो है वो सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो अब ये एक नई चीज़ है जिससे कि आइंदा भी इनको वास्ता पड़ेगा। एक दफ़ा इनकी फ़ौजें जब वापस चली जाएंगी तो इतना आसान नहीं होता कि मतलब वक्तन फ़वक्तन हम देख रहे हैं कि एक ऐड करना चाहूँगा जी सर। देखिए, वेनेज़ुएला की मिसाल दी जा रही है तो वहाँ के प्रेसिडेंट से अमेरिकन डेलीगेशन मुज़ाकरात के नाम पर वहाँ पर गया था और वहीं पर उसको कैप्चर कर लिया गया था। इसीलिए वहाँ पर कोई मुज़ामत नहीं हुई, वहाँ को जंग नहीं की, वहाँ को अमेरिका ने हमला नहीं किया था। तो उसकी मिसाल ईरान के साथ इसलिए मैच नहीं करती है। दूसरी बात है कि ईरान ने जब तजावीज़ सामने आ रही थी तो चंद हफ्ते कबल ये प्रपोजल दी थी अपने हॉर्मुज़ के हवाले से कि उस पर अगर एक आप कमेटी कह लें या एक अथॉरिटी बना दी जाए जिसमें अमान के पास ये इख्तियार हो कि वो इस आपने हॉर्मुज़ को कंट्रोल करे और इसकी जो यहाँ से गुजरगाह पे जहाज़ गुजरते हैं उन पर टैक्स लगना है, जो भी करना है वो ओमान कर सकता है, जिस पे अमेरिका ने और इसराइल ने टोटल उसको मुस्तरद कर दिया था। यानी कि पहले से ऑलरेडी था कि ओमान उस पर कंट्रोल करे, लेकिन उस पर मैंने यही कहा था कि इसको आप वेनेज़ुएला से नहीं मिला सकते, इनका ये ख्याल था जो ख्याल गलत साबित हुआ। चलें आपकी तरफ आते भट्ट साहब, ईरान का चीन और रूस को आबनाए हॉर्मुज़ पर खसूसी सहूलियात देने का जो ऐलान है इस वक्त वो सामने आया है। मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आबनाए हॉर्मुज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा संजीदा है। जो पहले खुली थी फिर उसको जंग करके बंद हो गई और अब वो कह रहे हैं कि इसको खोलो और उसके बाद टोल टैक्स भी वो कह रहे हैं कि ईरान वहाँ से नहीं ले सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान का चीन और रूस को आबनाए हॉर्मुज़ पर ये जो खसूसी सहूलियात देने का एक ऐलान सामने आया, इसको आप किस नज़र से देखेंगे? बहुत शुक्रिया आकाशा। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आबनाए हॉर्मुज़ खोलने के हवाले से ट्रंप जो है उसने जो ऐलान किया है, जब तक उस पर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं आएगा उस वक्त तक ट्रंप की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि माजी के जो तल्ख तजुर्बात हैं ईरान के वो भी उनको पता है कि किस तरह 2 मरतबा मुज़ाकरात जो थे वो तकरीबन कामयाब हो चुके थे 80-90%, और इतने में जो है वो अटैक कर दिया गया ईरान के ऊपर। और जो एक अंडर एस्टिमेट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानब से या इसराइल की जानब से ईरान को कि हमने 4 दिनों के अंदर चंद दिनों की बात है, 4 दिनों के अंदर हमने टेक ओवर कर लेना है, वहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगी, सब कुछ हमने मैनेज किया हुआ है। वो अमेरिका को ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि 40 दिन तक लगातार जंग करने के बावजूद भी ईरान में ना तो अपनी हुकूमत कायम कर सका है और ना ही उस तरह रजीम चेंज हो सके, ना रजीम चेंज हुई है, बल्कि वो कहता था कि हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, पता नहीं क्या क्या दावे करता था। तो ये जो सुल्तान रही के जो जिस तरह ये धमकी लगाता है ना, बढ़ के मारता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की ये बढ़ के इसी तरह ही है। और अभी आबनाए हॉर्मुज़ जो है वो उसने खोलने का ऐलान किया है, लेकिन अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता और ईरान तो कतई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो 2 बार डसे हुए हैं इन्हीं मुज़ाकरात के नाम पर। और ऐसे में वो कह रहे जी यहाँ वहाँ पर जो आपने बछाई हुई है पानी के अंदर उनको बाहर निकालें या उसको तलफ ज़ाया करें या उसको धमाका खेल मवाद से उड़ा दें, लेकिन वो माइंस जो हैं वो अभी ईरान ख़त्म नहीं करेगा जब तक मुकम्मल मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जून का जो मिड है इसमें एक बड़ी जो है वो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद पाकिस्तान के अंदर ये जो इस्लामाबाद ड्राफ्ट तैयार होकर यहाँ पर कोई मुआहदा हो सकता है इस जून के महीने में। तब तक ईरान जो है वो किसी भी तरह किसी भी सूरत
अमेरिका पर या इसराइल पर, डोनाल्ड ट्रंप पर किसी सूरत एतमाद जो है वो नहीं करेगा। और अमेरिका अब ये बिल्कुल डॉक्टर बिशार साहब ने ठीक कहा है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेस सेविंग मांग रहा है और साथ में कह रहा है कि मुझे कामयाबी का ऐलान करवाया जाए, ताकि जो उन्होंने जो अमेरिका के अंदर एक रेजिस्टेंस आ रही है उसकी आवाम की जानब से, जो वहाँ पर इलेक्शन है मिड टर्म, उस हवाले से ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है उसको शायद बूस्ट कर सकें। लेकिन अमेरिकन की जानब से सख्त नापसंद किया गया था ईरान के साथ जो जंग का आगाज़ किया गया। और दूसरी जानब अब ईरान के पास किसी को डराने के लिए, मारने के लिए कहा जाता है जी मैं मिसाइल मार दूंगा, ये वो कर, सब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जब आपने वो अमल कर दिया है तो उसके बाद उनका वो डर और खौफ जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इन्होंने जब उसकी फर्स्ट ईयर को जो क़यादत थी ईरान की उसको ख़त्म किया तो उसके बाद आवाम जिस तरह यूनाइटेड है, जब ये ऐलान करते हैं जी हम फ़लाँ जगह पर जो है वो मिसाइल मार के आपने कहा बिजली घर तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, तो अवाम वहाँ पर पहुँच जाती है। जिस पुल का जिक्र करते हैं अवाम वहाँ पर पहुँच जाती है कि हम जो है वो साथ हैं। तो ऐसी बहादुर कौम के साथ जो जंग लड़ रहा है अमेरिका, और वो ये भी ख्वाहिश कर रहा है अनोखा लाडला कि मुझे जो है वो फतह जो है वो करार दिया जाए, फातेह, लेकिन वो ईरान किसी सूरत नहीं मानेगा। और अभी ईरान किसी भी सूरत इन डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पर भी एतमाद नहीं करेगा, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि ईरान जो है वो उसके साथ अवाम की सपोर्ट है और दूसरी जानब जो इसराइल है या डोनाल्ड ट्रंप है उसके साथ वहाँ की आवाम की सपोर्ट नहीं है। और बज़ाहिर ये जंग जो है वो जीत चुका है। अब यूरेनियम की बात करते हैं, कभी कहते हैं अपना हरमुज़ खोल दो। ईरान की जानब से ये वाज़े तौर पर कहा जाता है, उनके जो आला हुक्मरान है उनकी जानब से, कि हमारे साथ तो यूरेनियम से मतलब बातचीत ही नहीं हुई। और ये यहाँ पर कहते हैं जी 15 साल 20 साल की पाबंदी की बातचीत हो रही है, ईरान कभी मान रहा है कभी नहीं मान रहा। ईरान किसी भी सूरत हथियार नहीं डालेगा, क्योंकि अगर आज ईरान ने सरेंडर कर दिया या अमेरिका की बातें जो है वो मान ली, तो उसके बाद आवाम जो है उसको फेस करेगी। अवाम को फेस करना पड़ेगा यही हुक्मरानों को, कि जब हम आपके साथ खड़े थे तो फिर आपको किस चीज़ का खौफ है, जब हमें मौत का या शहादत का डर नहीं था तो आपने क्यों सरेंडर किया है और क्यों उसको एक तो फातेह करार दिया है और दूसरा जो ईरान की यूरेनियम का सौदा क्यों किया है। तो मेरे ख्याल में ईरान किसी भी सूरत घाटे का सौदा नहीं करेगा जब तक उसकी आवाम उसके साथ। चलें, एक्चुअल में जो फातेह है वो दुनिया को भी पता है कि कौन जो है वो इस वक्त जीत रहा है और कौन जो है इस वक्त तक जीत चुका है। सारा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। कल भी हम देखते हैं कि अमेरिका का जो अपना हुर्मुज़ के हवाले से जो नाकाबंदी खत्म करने का एक ऐलान आता है, उससे कुछ देर पहले पाकिस्तान में एक आवाम को खुशखबरी दी जाती है। 22 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो कम की जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मेयर न्यूयॉर्क जो है ज़ोहरान ममदानी, वो डोनाल्ड ट्रंप से कुछ इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई आपने ये जंग शुरू किया जिसकी वजह से अमेरिका में हालात जो है वो खराब हुए हैं, वहां पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है बढ़ी है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो एक आम आदमी का जो बजट है वो बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ है। क्या कहेंगे इन सब पे? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और मैं तो आपकी बात सुन रही थी, आपने कहा क्या एक 22 रुपए की कमी है, बढ़ाते वक्त 280 से पकड़ 800 से कहाँ तक ले गए। और वही बात है, कभी 5 रुपए, कभी 6 रुपए और कभी 22 रुपए होने तो तकरीबन 140 रुपए कम थे। और आपने फिर अपना हुर्मुज़ का जिक्र किया। मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं और उसके साथ जो महंगाई का तूफान आया है उसका ताल्लुक ना जंग से है, ना अपना हुर्मुज़ से, और ना आलमी जो मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं उससे। ये हमारी नीयतों का फतूर है। ये जो खराब नीयतें और लोगों की जेबों से माल निकलवाने वाली सोच है, ये उसकी वजह से है। तो इसलिए हम अपनी महंगाई को उसके साथ ना जोड़ें। तो बाकी वो उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। अगर आप वहाँ पर देखें तो वहाँ पर ज़ाहिर तो चीज़ें बहुत सही हैं, लेकिन ये कि काफ़ी सारी मसाइल वहाँ पर भी हैं। आप अमेरिका की तरफ देखें, लेकिन उससे पहले वही बात है कि अफगान जंग में भी इन्होंने अपने अरबों खरबों डॉलर झोंक दिए, अपने वो जो कहते हैं कि अपने फौजी जवानों को इस चीज में झोंक दिया। और अभी एक पराई जंग, या तो कोई जंग का कोई असूली मौकफ हो या आपको किसी ने कहा हो आइए इन तमाम चीजों से वो कर लें। आप एक किसी के हाथ में कठपुतली बने में, उस आपकी एब्सेंस फाइल्स उनके पास पड़ी हुई है। मेरे ख्याल में ये दिन में कुछ सही ध्यान देते हैं तो साथ ही जो इनका बीबी है वो इनको व्हाट्सएप पे कर देता होगा, कोई एक क्लिप फॉरवर्ड कर देता होगा, ये बयान वापस लो
और ना तो ये आई बाहर। तो बस ऐसे ही आकाशा क्या कह सकते हैं वो। आप अभी मैं तो होंगे ज़ाहिर फैब में शुरू हुए थे, मार्च अप्रैल में, और अभी ये कल जून शुरू हो जाएगा। 4 माह से हम इस चीज के ऊपर एक ला हासिल गुफ्तगू किए जा रहे हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है ना। देखिए तो ज़ाहिर आप सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में से जो उनके बयान पता चलते हैं उसके ऊपर अब देखिए क्या होता है। अभी तो मुझे तो लगता है कि जैसे ऊपर आपको हमें ज़ाहिर आप हमारे मुल्क में भी ये बहस चल रही है ना। अब आप सोचें कि मेरे ख्याल में ये तकरीबन हमारा कुछ नहीं तो 25वां 30वां प्रोग्राम होगा कि हम ट्रम्प की जान को रो रहे हैं। तो ऐसा दुनिया में भी आपने देखा होगा कि तमाम हर जगह बहस चल रही होगी। लगता दुनिया को कोई किसी बहस में उलझाकर कुछ और है, कुछ बड़ा किया जा रहा है, इतनी कुछ बड़ा किया जा रहा है। वरना ये कोई ऐसी बात है नहीं कि आप अपने आप को सुपर पावर भी कहते हैं। फिर भी अमेरिका का वहाँ पर ये जिसकी वो कहते हैं ना कि मेंटली रिटार्डेड बंदा, बार बार कहते हैं हम लोग कि उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। वो सुबह कुछ कहता है, दोपहर में कुछ, रात में कुछ, और फिर वो सारा जी वो बिल्कुल फिट है। उन्होंने आज एक रिपोर्ट सामने है जिसके हमें मुताबिक बेवकूफ बनाया हुआ है ना, हमें बेवकूफ बनाया और फिर हम बेवकूफ बने हुए हैं। फिर या तो ऐसा ही है तो वही आपकी बात है कि अब मुझे तो पता ही ऊँट किस करवट बैठेगा। और सच बताओ मेरा दिल इस बात पर बहस करने का या आपको तस्वीर देने का हाँ ही नहीं। वैसे सायरा जी पूरी दुनिया इस वक्त ये भी बात करे कि जून में पाकिस्तान में कोई मुज़ाकरात की मेज जो एक मरतबा फिर सजाई जा सकती है, लेकिन बयानात भी हमारे सामने कुछ हो सकता है, एक दफ़ा फिर हम मेज़बानी की तरफ जा सकते हैं। देखिए अगर ईरान को देखेंगे तो हम उनका पड़ोसी मुल्क ही हैं और एक हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पर के लोगों में एक वो जो कहते हैं ना कि माशरती भी हम लोग उनके साथ हैं और जो मोहब्बत पाई जाती है तो उनका भरोसा होगा हमारे, बिकॉज न्यूट्रल है। और हम तो चाहते हैं कि खिते में ये आग ना भड़के और सब कुछ इतना स्मूथ चले कि हमें कोई आर या पार रास्ता ना लेना पड़े। तो हम तो अपनी खाल भी बचा रहे हैं ना कि खामोशी से ये मामला सीधे हो जाए। और इन तमाम जो बड़े बड़े हाथी हैं, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, और अब तो माशाल्लाह मतलब ईरान है, इनकी जंग में हम लोग ना पिछे तो हमें अपने आप को देखना होगा अच्छा किरदार बने और ये तमाम चीजें ना हो। और चलें, सही कहा सायरा जी। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है कुछ बजट के हवाले से, और आपने भी जिस तरीके से कहा था मुझे याद है कि अगले हफ्ते से हम लोग बजट पे बात करेंगे। ईद के फ़ौरन बाद से बजट की बातें जो है वो हर प्रोग्राम में हुआ करेंगी। सो अभी बजट जो है वो 2026-27 तो आने वाला है, उसमें क्या कुछ होगा, आवाम को कितना रिलीफ दिया जाएगा, आवाम की कितनी बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी जानिब से एक सख्त किस्म का एहतजाज जो है वो सामने आया। वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से महंगाई हो चुकी है, उसी तरीके से सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसको बढ़ाया जाए। मतलब एक मुतालिबा किया और अगर ऐसा ना किया गया तो धरना दिया जाएगा। इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। शकील करार साहब, सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो एक अभी से वो जो बातें शुरू हो गई हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है ना उसी तरीके से हमारी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएं। मतलब हुकूमत को कोई टक्कर का मिला है इस वक्त, वो चीज़ें तो हमें नज़र आ रही हैं इस वजह से, क्योंकि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी हमने बात की कि जब पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ती हैं 137 रुपये आप रातों रात तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 137 रुपये कम नहीं कर सकते। और जब आप 22 रुपये कम करते हैं तो आप कहते हैं कि हमने वादा किया था आवाम से कि हम जब मौका मिलेगा रिलीफ देने का आवाम को तो उस वक्त हम रिलीफ देंगे। सो हमने 22 रुपए का रिलीफ जो है आवाम तक पहुंचा दिया। क्या कहेंगे इस पर? आकाशा, जब ये इनके तर्जमान और इनके जो चाहने वाले हैं वो जब तबसरे करते हैं ना तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सारी रात रोते रहे हैं 150 का उन्होंने नफल अदा किए शुक्राने के कि वो इस काबिल हुए कि आवाम को कम से कम तकलीफ दी जाए। तो बड़ी मुश्किल से ओगरा ने 50 रुपये कहा था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, 50 रुपये नहीं बढ़ाने, सिर्फ 20 रुपये बढ़ा दिए जाएँ। तो इसी तरह 130 भी बढ़े, 150 भी बढ़े, 160 भी बढ़े, लेकिन जब कम करने की बात आती है तो फिर ये कहा जाता है कि जी इतना ही हम कर सकते हैं। आप सिर्फ इनकी पिछले जब से जंग शुरू हुई है और उसके बाद से आप तो देख लें कि टोटल मेरा ख्याल 200 से ज़ायद रुपये पर लीटर लेवीज़ के नाम पे बढ़ाई गई हैं।
तो कम कितना किया गया है उसका 20-30% कम किया गया शकील होगा। साहब मैं आपको टोकूंगा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कल जुमे को कि माजी में जब भी हुकूमत की जानब से तेल की कीमतों में बढ़ाया गया या कम किया गया, रात को 11 बजे 10:30 बजे के बाद जाके कल इनको शायद ये मालूम था कि ट्रंप की जानब से अबनाए हुर्मत से मुतल्लिक़ बयान आ जाएगा जिसके बाद कीमतें मज़ीद डाउन हो जाएंगी, तो उस हिसाब से इनको रिलीफ देना पड़ेगा। इन्होंने कल जल्दबाजी में 7:15 बजे ही ऐलान कर दिया है और उसके 2 घंटे बाद ट्रंप ने ऐलान किया और उसके बाद गड़म करके जो कीमतें हैं वो नीचे गिरी हैं और उसका रिलीफ जो है अवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ। शकील साहब मैंने आपकी बात को टोकी है, कल हुकूमत की जानब से अवाम के साथ एक चालाकी की गई है और जो रिलीफ देना चाहिए था जुम्मे के रोज़ जो कीमत थी इंटरनेशनल प्राइस उसके मुताबिक नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट साहब, आपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बात यह है काशा कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। आप बात कर रही है ना सरकारी मुलाजमीन की, मैं इस हद तक उनको दाद देता हूँ कि कम से कम इस गर्मी में वो चंद घंटे या चंद रोज़ के लिए अपना हक मांगने के लिए बाहर तो आएंगे बिल्कुल, वरना हमारी आवाम तो इतनी बेहस हो चुकी है कि यही पेट्रोल की कीमतें अगर 1000 रुपये लीटर भी कर दी जाए। अपोजिशन कहना चाहिए अवाम ने। डॉक्टर साहब मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, पीटीआई की बात। अवाम सो रही है इस वक्त, अवाम नहीं, पीटीआई सिर्फ तो पीटीआई अपोजिशन सो रही है। बहुत और भी। चलिए आप बता दें अपोजिशन और कौन सी जमात है? पीटीआई के अलावा जमात इस्लामी है, उसके बाद जेयूआई है, पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर ही बात हो रही है ना, तो और भी बहुत सारी जमातें हैं और ज़रूर नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर ही वाली पार्टी अपोजिशन हो, जिनके पास पावर है वो भी आए। नहीं आप बोले 166 जमातें हैं सियासी। और भट्ट साहब 166 200 भी कर ले तो क्या फर्क पड़ जाना है? फर्क ही नहीं पड़ा ना, वो फर्क क्या हमारे तो वही है जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी आपसे। आपकी हुकूमत कौन सी है? कठपुतली हुकूमत है, रिमोट उनके हाथ में है और प्रोमिनेंट का रिमोट उनके हाथ में है, जहाँ से चाहते ऊपर करते, जहाँ से चाहते नीचे कर देते हैं। बात यह है कि वो जो हमारे मुलाजमीन सरकारी निकलते हैं उनकी शुरुआत होती है 22-20-30% इजाफे में तनख्वाह में और ख़त्म कहाँ होती है 10% पे। इससे कबल भी आप देख लें कि यहाँ पूरा हफ्ता मुजाहरा होता रहा, सारा दिन यहाँ मुजाहरा होते रहे, पार्लियामेंट के सामने लाठीचार्ज भी हुआ, सब कुछ हुए और आखिर एग्रीमेंट कहाँ होता है 10% पे। तो इस मरतबा तो पहले ही हुकूमत के बारे बजट के बारे में बताया जा रहा है कि 10% तनख्वाहें जो है वो मुलाजमीन की बढ़ेंगी, लेकिन अफसान की 17 ग्रेड से ऊपर की कितनी तनख्वाहें बढ़ेंगी वो किसी को नहीं पता। पहली बात। दूसरी बात ये कि बजट के बारे में देखें, हम सिर्फ क्या असर कर सकते हैं, एक तजिया कर सकते हैं एक्चुअल में कौन सा टैक्स नया लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा, कौन सा कम हो रहा है, ये तो बजट डॉक्यूमेंट में ही सामने आती हैं बातें, या जो बनाने वाले उनको पता होता है। अदरवाइज़ तमाम हम जो रिपोर्टर्स हैं वो एक हद तक तो हम उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर इतने % टैक्स कम या बढ़ने जा रहा है या तनख्वाहें बढ़ने जा रही हैं। बाकी बजट में असल जो गोरगंदा है वो अदाद-ओ-शुमार का हेर फेर है जो आज तक किसी को समझ नहीं आता है। जब बजट पेश होता है तो फिर हम पूरा दिन उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बजट है क्या, नुकसान कितना, फ़ायदा कितना है, टैक्स का हदफ कितना है और पिछले साल कितना था और पूरा कितना हुआ। फिर हम ये देखते हैं, हम आम सोचती है कौन सी चीज़ महंगी होगी, कौन सी सस्ती। सस्ती वाली बात तो है ही कोई नहीं। पाकिस्तान में तो ये चीज़ आप सबर से निकाल दें कि कोई चीज़ सस्ती होगी। हाँ, अब तो बल्कि आम आदमी की मौत महंगी हो चुकी है, कब्रिस्तान में कब्र भी बगैर पैसों की नहीं मिलती। तो महंगाई कम तो होनी नहीं, बढ़नी है। अब आवाम ने सोचना है कि कितने % बढ़नी है। सरकारी मुलाजमीन 10% तनख्वाह लेके वो खुश होकर खामोश होकर बैठ जाएंगे, लेकिन आम आदमी की तनख्वाह नहीं है, उसको दिहाड़ीदार है, मजदूर है, उसकी आमदन में कैसे इजाफा होगा, उसकी ज़िंदगी सुख से कैसे गुजरेगी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली कैसे आएगी, उसके बच्चों की स्कूल फीस कम होगी, उसका बिजली का बिल कम होगा, उसका गैस का बिल कम होगा, उसकी पेट्रोल की कीमतें कम होगी? नहीं होगी। तो फिर आवाम के लिए क्या है? ये बजट सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों के अपने इक़्तिदार और जो अफसरशाही है, जो ग्रेड 17 से ऊपर और 22 ग्रेड के अफसर है, ये उनके लिए है। ये पाकिस्तान या इसका ख़जाना आम आदमी के लिए नहीं है। ये सिर्फ अशरफिया, सरदारों, मलकों और चौधरियों के लिए है। आम आदमी के लिए इसमें कुछ नहीं है सिवाय रोने पिटने और मातम करने के। वो भी हमारे आवाम नहीं करती। वो मुसल्लत कर दिया जाता है आवाम पे। इस वक्त डॉक्टर बशारत मैं आप पे आना चाहूँगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो एक दावा कर रहे हैं कि बजट में अवाम और जो मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर किसी किस्म का कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा, जबकि हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस साल विफाक 430 अरब और सूबे 400 अरब रुपये के मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो अवाम पर लगाएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अवाम पर पहले ही इतना टैक्स लगा दिया गया और इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि अगर ये नहीं भी लगाएंगे तो मैं तो ये कहता हूँ यही वज़ीर ख़जाना साहब जो कि इन्होंने बाहर से इंपोर्ट किए थे, इन्होंने दूध
दूध का डब्बा जो कि एक डब्बे के ऊपर एक कार्टन पे जिसमें कि 12 लीटर होते हैं, 1000 रुपये बढ़ाया था लास्ट बजट में। उसके बाद ब्लूमबर्ग ने लिखा था कि पाकिस्तान में जो दूध है वो फ्रांस से महंगा है। तो जब आप दूध छीन लेंगे, आटा छीन लेंगे, आटा जैसे मुशर्रफ साहब गए हैं तो 13 रुपये किलो था, अब 170 रुपये किलो है। आप आटा छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, रोटी खाया करें। जब रोटी छीन लेंगे उससे आटा छीन लेंगे, उससे उसके बच्चों से दूध छीन लेंगे, फिर आप कहेंगे कि इनकी स्टंटेड ग्रोथ क्यों हो रही है, ये बच्चों की जो है निगहदाश्त क्यों नहीं, उनका दिमाग क्यों नहीं बढ़ा, ना उन्हें प्रोटीन मिल रही है, ना उन्हें कैल्शियम मिल रहा है जो दूध से मिलता है। अंडे जो है वो कितने 100 रुपये दर्जन हो चुके हैं, हर चीज़ जो महंगी की है। तो ये तो जो है ताजरों की हुकूमत है, ताजरों के लिए है। और 85% 85% आपकी असम्बली में बड़े ज़मींदार और बड़े जागीरदार बैठे हुए हैं और बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं। वो अपने लिए बनाते हैं पॉलिसीज़ और अपने फ़ायदे के लिए सब काम करते हैं। अवाम क्यों मारा जाता है? क्योंकि अवाम इनको वोट देकर लाता है। अवाम को इतनी अकल नहीं है कि वो अपने नुमाइंदे जो है वो ख़ुद चूज़ करे। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि ये जो हुकूमत ऐलान करती है ना कि हमने 10% बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी, पिछले जब से ये आए हैं ये 65% से ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ा चुके हैं उस ब्यूरोक्रेसी की जो कि सबसे ज़्यादा नाअहल है, जो सबसे ज़्यादा करप्ट है, जो कि इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार है, उसकी तनख्वाहें 65% बढ़ा चुके हैं और अब 10% का और ऐलान होने जा रहा है। मेहमान पार्लियामेंट में शामिल डॉक्टर साहब, सब और जजेस भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। देखिए अब मैं जजेस तक तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ दर्द नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मैं जो ब्यूरोक्रेसी है ज़्यादा वो इसमें बिल्कुल शामिल है। और जो सबसे नाअहल तबका है उसको 65% रिलीफ दिया गया है, 65% तनख्वाहें उसकी बढ़ाई गई हैं। दूसरी बात, आपकी मिलिट्री कितनी है? 7 लाख। आपके जो फेडरल मुलाजमीन है 10 लाख भी नहीं है। आपके प्रोविंशियल मुलाजमीन चारों सूबों के मिला के, इवन AJK और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के मिला के भी 10 लाख नहीं है ये सारे, और पेंशनर्स भी डाल लें 1 करोड़ भी नहीं है। सिर्फ इन 1 करोड़ को रिलीफ दिया जाता है 25 करोड़ में से। वो जो 24 करोड़ अवाम है उसका नाम ही नहीं लिया जाता, उसको सिर्फ महंगाई मिलती है। हर बजट से महंगाई में जो है कम से कम 35 से 40% इजाफा होता है आराम से। और जब कि अगर दरमियान में मैनेज बजट्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फ्यूल आता है तो फिर वो 35% नहीं रहता, वो तो 200% पर चला जाता है एक साल के अंदर। तो मारा कौन जाता है? वो 24 करोड़ अवाम जिसके पास ना तनख्वाहें लेने का पैसा है, और फिर यही ब्यूरोक्रेसी जिसकी तनख्वाहें भी 65% बढ़ा दी जाती हैं 2-3 साल के अंदर। ये सबसे ज़्यादा करप्शन करते हैं, तो कौम का सारा जो सरमाया है वो भी लूटते हैं। एक तो ये, दूसरे आपके जो बड़े ज़मींदार हैं अपनी मर्जी से वो कीमतें बढ़ाते हैं। अब देखें, कोई वजह है कि पाकिस्तान में जो आटा है वो 170 रुपये किलो तक पहुंच जाए, और जो है जो कि चंद साल पहले तक 13 रुपये किलो था। तो ये इन्होंने अपने लिए सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, अपने लिए तमाम ये किया है। उसके बाद आपके जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हर चीज़ की कीमतें वो बढ़ाते हैं। आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जिम्मेदारी है कि महंगाई को कंट्रोल करे, लेकिन होर्डिंग होती है, होर्डर्स को कोई नहीं पकड़ता। जिसकी जिम्मेदारी है उनको पकड़ना वो उसके साथ शामिल होते हैं। आपके जो मिडल मैन है, अगर खेत से प्याज जो है वो 2 रुपये किलो उठाई जाती है, वो जब तक हम तक पहुंचती है तो वो 200 रुपये किलो हो चुकी होती है। दरमियान में जितने मिडल मैन है इनको पकड़ना किसका काम है? फार्म से लेके मार्केट तक पहुंचाना और आवाम तक पहुंचाना सस्ते दामों किसका काम है? ये जो जुमा बाजार खोले गए थे इस तरीके से, वहाँ तक सस्ती चीज़ें किसका काम है कि वहाँ तक पहुँचाएँ? मार्केट्स में कौन किसका काम है कि कंट्रोल करे? तो वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, बल्कि इनके साथ मिलकर करप्शन करती है। तो जब तक ये 24 करोड़ अवाम जिसके लिए कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, 25 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ को रिलीफ दिया जाता, जब तक इस 24 करोड़ के बारे में ये नहीं सोचेंगे उस वक्त तक इस मुल्क में तरक्की का यही सोचेंगे। देखें ना, इसमें अपोजिशन भी शामिल है, इसमें अपोजिशन भी शामिल है, उसमें हुकूमत भी शामिल है। ये सारे मिलकर, वरना क्या होगा? वरना वो होगा जो कश्मीर में हुआ है। कश्मीर में उन्होंने हर पार्टी को रिजेक्ट किया और अवामी एक्शन कमेटी बनाई, और वो अवामी एक्शन कमेटी जो है उसने सारे मुतालबात ने मंजूर करवाए। उसने वहाँ पे जो बिजली का यूनिट है जो हमें 60 रुपये मिलता है उसने 6 रुपये करवाया अपने लिए। हमें जो आटा मिलता है 170 रुपये किलो, उसने मेरे ख्याल 10 रुपये किलो करवाया। ये मैं सही फिगर्स नहीं है मेरे पास, लेकिन उन्होंने बहुत कम अपने लिए करवाया। तो इसी तरीके से जब ये सारी पार्टीज फेल हो जाएंगी और अवाम समझ जाएगी, हमारी बातें पहुँच जाएंगी अवाम तक, इन सब को रिजेक्ट करेंगे और फिर अवामी एक्शन कमेटीज इस पाकिस्तान में भी बनेगी जिस तरह के आज़ाद कश्मीर। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सायरा जी, ये सियासी जमातें जो है कब फेल होंगी, क्योंकि आवाम के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है। देखिए सायरा जी, बात वहीं पे आके खड़ी होती है कि कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, एक ही बात है। पेट्रोल पर लेवी की शरह जो है वो कम कर दी गई है और डीजल पे उसको बढ़ा दिया गया। मतलब इससे आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है, मुझे समझ नहीं आई, आप समझाइएगा प्लीज। मुझे तो इन लोगों के वजूद की समझ नहीं है कि ये 25 करोड़ आवाम की बद्दुआएं लेकर भी ये लोग कैसे जिंदा और जावेद बैठे हुए। ये मतलब क्या कहा जाए आकाशा इनको। अभी वही बजट और फिर उसके बाद ये तमाम जो बहस होगी, ये किसी बहुत, मैं नाम भूल गई हूँ कि कोई वजीर खजाना थे किसी दौर में, तो उन्होंने कहा था कि बजट गरीब बंदे के लिए होता ही नहीं है, ये अमीरों के लिए होता है और उसके जो असरात हैं वो गुर्बा तक पहुंचाने होते हैं। तो यहाँ पर तो आम के लिए कुछ नहीं है। आपने कहा जमातें कब फेल होंगी, जमातें फेल हुई हैं सारी की सारी। मसला ये कि अवाम नहीं निकल गई। जिस दिन अवाम निकली और अवाम का हाथ इनके गिरेबानों तक हुआ कि जाहिर है कोई अगर वोट देता है, उन पर भरोसा किया, तो आपने हमारे हकूक का क्या तहफ़्फ़ुज़ किया। इन 77 साल से बारियां ली, हर पार्टी किसी न किसी दौर में हर हुकूमत में रही है। वो सिर्फ मुझे बता दे कि उस पार्टी ने, मैं सब पार्टी की बात कर रही हूँ, कि वो बताए कि उसने अवाम के लिए ये किया कि ये इसके इतने दूररस नताइज होंगे कि आइंदा आने वाली नस्लों को या अगले 20-25 साल तक इसके समरात मिलेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और यहाँ पर बस आप वो कहते हैं ना कि गुस्सा तो अभी उस वक्त बहुत आ रहा था, लेकिन मैं जब आपकी ये सब लोगों की बातें सुन रही थी तो मैं दुरुस्त वक्त पढ़ रही थी कि खामखा मैं अपनी जुबान क्यों बुरी करूं। कल इसाक डार साहब का बयान था कि आप लोगों को अपनी ओवरसीज पाकिस्तानी को बोला कि मुल्क की जड़ें मजबूत करें और सरमाया लेकर आए। काश मैं वहां पर क्यों नहीं थी जो सरमायाकार बैठे हुए थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उठ के ज़पाट से इस शख्स के मुंह पे मारता और बोलता कि अपनी और अपने खानदान और अपने पूरे टब्बर के जो इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने बाहर के मुल्कों में की हुई है, सारा पैसा यहाँ से कमा के लेकर आप वहां जाते हैं। इवन के इतनी वो कहते हैं कि भूख थी कि 5 साल की तनख्वाह भी आपने बैक डेट पर आपने ली और दूसरों को आप भाषण दे रहे हैं कि आके यहाँ पर सरमायाकारी करो और मुल्क की जड़ें मजबूत करो, कि तुम लोग जड़ें मजबूत करो, काटने के लिए हम बैठे हैं। ये अभी बात मैं कह रही हूँ ना कि ये इतने बुरे हालात हैं, इतने कि आपके ये जो प्रोग्राम्स हमने जितने इस मनहूस ट्रम्प पर किए, अगर हम अपने मसाइल पे आवाम के मसाइल पर आप कुछ है और इनकी वो कहते हैं कि थोड़ा कानों तक आवाज चली जाती तो वो ज्यादा बेहतर होता। यहाँ पर लोग, आप यकीन नहीं करें कि यहाँ पर थोड़ा हम लोग जो हमारे खिते में, ये अपने पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, ये मुखय्यर हजरात हैं, चैरिटी होती है, उसकी वजह से ये जो पहिया है ना लोगों की जिंदगी का, ये चल रहा है कि किसी ने मदद कर दी बच्चों की शादियों में, किसी ने किसी की बीमारी में मदद कर दी, किसी ने किसी के घर में बनाने में मदद कर दी। इन्होंने तो लोगों को कोई वो कहते ना कि जीने के काबिल छोड़ा ही नहीं। अभी आप देखिएगा कि वो कहते ना कि 50-50 लाख के सूट पहनकर वो आ जाएंगे असेंबली में और फिर उसके बाद बताएंगे हमें, और हमें तो कल परसों ये भी भाषण दिया गया कि अब हमने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं कि जो हाथ हमारी गर्दनों पर है ना वो हमारे नरखरे निकाल ले। मुल्क को मजबूत करे ना करे, हमने उन हाथों को मजबूत करना है जिन्होंने इन चोरों को लाकर हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। हमें समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहती हूँ कि अभी किसी ने कुछ सवाल पूछा था कि अच्छा जी इस मुल्क में रहना चाहिए या जाना चाहिए, लोगों ने भाई जी हमारा मुल्क है। आपने देखा नहीं, मैं तो सोशल मीडिया से आप यकीन नहीं करें एक रुआ इनको बददुआ दे रहा था। माशी तो वो कहते हैं अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, इखलाकी अदम इस्तेकाम, जो तूफान बदतमीजी इस वक्त सोशल मीडिया पर है। नई बहस चली थी कि कुर्बानी करनी है या नहीं करनी। हज के वो देखें सारी चीजें तो लग रहा था कि कोई 8 लोग इस दुनिया में हज पे गए हैं। जी सही कहा सायरा जी आपने। जी सायरा जी प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, सो मैं चाह रही हूँ कि आतिफ भट्ट साहब का भी इस पे पॉइंट ले लूँ। आतिफ भट्ट साहब, आपने अपोजिशन की कुछ बातें जो है वो यहाँ पे भी चली थी,
सर हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं जो बातें सलामी से वो कह रहे हैं कि 22 नहीं, ये 122 रुपये फी लीटर कमी जो है वो होनी चाहिए थी। जिस तरीके से आप 137 रुपये कीमतें बढ़ा देते हो तो वो उसी तरीके से कीमतें कम भी होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई हैं। और उसके साथ एक और सवाल भी सर आपके सामने रखना चाहूँगी कि IMF ने पाकिस्तान में अशरफिया को मिलने वाली जो टैक्स छूट पर सख्त एतराज़ात जो हैं वो उठा दिए। हम हमेशा से कहते हैं ना कि IMF जो है वो गरीब पे ही क्यों इतने टैक्सेस की बात करता है, सो अशरफिया की तरफ भी देखना चाहिए। सो इस दफ़ा देखा गया है कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या इस मरतबा भी सिर्फ अवाम हैं, गरीब लोग हैं, वही पिसेंगे? काशिश, सबसे पहले तो जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जानिब से बात की गई है, पाकिस्तान ऐसे महज़्ज़ब ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं है जहाँ पर आप मुँह से अल्फाज निकालें और आपके वो अल्फाज हुकूमत सुनकर उस पर अमल दरामद करे। यहाँ पर तो आपको अपना हक लेने के लिए मारें खाना पड़ती हैं, बाज़ औक़ात आपको जेलें भी काटना पड़ती हैं और उसके बावजूद जो है वो हक नहीं मिलता। अभी जो हुकूमत की जानिब से पूरा साल एक डंडोरा पीटती रही है कि हम अवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ये आपको जब बजट आता है तो मैं तकरीबन 2005 से ये बजट जो है वो देख रहा हूँ, जब पार्लियामेंट में पेश होता है तो कभी भी आवाम के लिए बजट में कुछ भी नज़र नहीं आया। एक चीज़ ज़रूर है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके मुंह में एक लॉलीपॉप जो है वो दे दिया जाता है 5% का, 10% का, या ज़्यादा से ज़्यादा 15% का। लेकिन उसकी महंगाई का अगर तनासुब देखें एक पूरे साल के अंदर तो वो पता चला कि 130% महंगाई हुई है और उनको 10% इजाफा किया गया। जो मज़दूर आदमी हैं उसकी तनख्वाह इतनी ही है। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं और वहाँ पर जो जॉब करने वाले लोग हैं या मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों का पता करें तो जो हुकूमत की जानिब से फ़िक्स करदा सैलरी है उसके मुताबिक उनको नहीं मिल रही। कहीं पर 20 मिल रही है, किसी को 26 मिल रही है, किसी को 30 मिल रही है। हुकूमत की जानिब से 37 या 40 हज़ार जो है वो फ़िक्स की हुई है। लेकिन अब जो आवाम को रिलीफ है, अभी भी अशराफिया की हुकूमत है, अशराफिया ही पार्लियामेंट हाउस में बैठी हुई है और ये जो अपोजिशन है वो भी उसी अशराफिया का हिस्सा है। अपोजिशन की जानिब से क्या किया जाएगा? एहतजाज किया जाएगा, कागज़ फाड़ के फेंके जाएंगे और बजट जो है वो इसी तरह रोले गोले में पास हो जाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? इकबाल अफरीदी है वो कोरम की निशानदेही कर देंगे जिस वक्त कम हुआ कोरम। तो ऐसे में इन्होंने बजट तो पास करा लेना है और अपोजिशन सिर्फ फ्रेंडली फायर जो है इनके साथ खेलेगी, तकारीर करेगी सख्त से सख्त, लेकिन उस पर अमली तौर पर उनके पास ना कोई ऐसी हिकमत अमली है, ना उनकी जानब से कोई ऐसा इकदाम उठाया जाना है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी है वो पार्लियामेंट से बाहर है, वो भी अपना किरदार अदा कर सकती है, लेकिन उन्होंने भी जुमलाबाजी तक, बयानबाजी तक जो है वो बिल्कुल रहेंगे। जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? उधर ही जॉब करते हैं सेक्रेटरीट में, वहाँ से इकट्ठे होकर पार्लियामेंट हाउस के सामने आएंगे, यहाँ पर उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी, लाठीचार्ज होगा और वो चले जाएंगे। अगर 7% इजाफा हो रहा होगा तो 10% पर वो मान जाएंगे, अगर 10% है तो 12% पर जो है वो मान लेंगे और ये बजट जो है वो इसी तरह मंजूर हो जाएगा। और गरीब आवाम हमेशा की तरह अब भी इसी महंगाई की चक्की में अगले साल भी पिसेगी और इससे मज़ीद महंगाई जो है वो उसमें इजाफा होता जाएगा। हुकूमत की जानब से कोई भी पूरे साल में FBR के या टैक्स से मुतल्लिक़ कोई ऐसे इक़दाम नज़र नहीं आए कि आवाम से इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय हुकूमत जो अशराफिया से टैक्सेस ले। हमारे मुल्क में जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं किसी की 3000 एकड़ ज़मीन है, किसी की 5000 एकड़ ज़मीन है और उसके ऊपर कोई टैक्स उनसे वसूल नहीं किया जा रहा। और सबसे पहले तो उन लोगों से वो टैक्स वसूल किया जाना चाहिए। अभी यहाँ पर चंद दिन कबल एक ब्लू एरिया में एक बेकरी जो है उसके ऊपर छापा मारा गया और रातों रात अंडर द टेबल जो है मामला सेटल हुए और वो जो दुकान सील की गई थी उसको खोल दिया गया। तो पाकिस्तान में यही चीज़ है, ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, ये ब्यूरोक्रेसी ने रहना है। हुकूमत जिसकी भी आए उसके साथ मिलकर उन्होंने बजट बनाना है और इसी तरह ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क की जो जड़ें खोखले करने में सबसे बड़ा किरदार ब्यूरोक्रेसी का है। वो अपने लिए तो फ़ायदा ढूंढ लेते हैं लेकिन आवाम के लिए उनको किसी जगह पर भी कोई शिक फ़ायदे वाली नज़र ही नहीं आती है, ना ही वो बजट में डालते हैं, ना ही बजट में ऐड किया जाता है। आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जड़ें बच चुकी हैं इनसे? देखें जो थोड़ी बहुत जड़ें जो मौजूद हैं वो भी ना सिर्फ खोखली कर रहे हैं बल्कि अब काटने के चक्कर में, और हुकूमत जो है उसी ब्यूरोक्रेसी के कहने पर बल्कि खुद से भी और उसके कहने पर भी मिल मिलाकर जो है वो जड़ें काट रहे हैं। और लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो, जिस तरह आकाशा ने भी बात की है कि मुखय्यर हजरात की वजह से उनके जो दुनियावी निज़ाम है वो तकरीबन चल रहा है। जो सफ़ेद पोश है वो किस तरह मुँह छुपा कर कैसे जो ये तमाम तर मुखय्यर हजरात से ले लेता है अपने लिए,
और उसके बाद ये तमाम अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी और साथ ये ब्यूरोक्रेसी उसका पूरा हिस्सा बनी हुई है। चले, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट साहब। मिफ्ता इस्माइल जो पहले हुकूमत का हिस्सा रह चुके, हुकूमत की टैक्स पॉलिसी पर एक कड़ी तनकीद करते हमें नजर आते हैं। मतलब हमेशा से हम देखते हैं कि हुकूमत पे तनकीद जो है उनकी जानिब से की जाती है। सो वो कह रहे हैं कि कारपोरेट टैक्स 60% और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स जो है वो 40% पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ना तो मुल्क में अंदरूनी सरमायाकारी हो रही है और ना ही बैरूनी नौकरियां ना होने की वजह से गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब तक कारपोरेट और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का शदीद बोझ कम नहीं किया जाता, तब तक हुकूमत मईशत को दस्तावेजी कैसे बना सकते हैं। मतलब उनकी जानिब से इस तरह की जो तनकीद जो है वो की जाती है। मतलब आपके ही लोग जो अब हुकूमत में नहीं है वो आपको बता रहे होते हैं कि क्या करने से मुल्क के हालात जो है बेहतर हो जाएंगे, मईशत जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन इस हुकूमत को समझ बिल्कुल नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सायरा बानो, शकील करार साहब, आतिफ भट्ट साहब और डॉक्टर बशारत, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।